AI-171 प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट आखिरकार सार्वजनिक कर दी गई है और इस रिपोर्ट ने जहां कई सवालों के जवाब दिए हैं, वहीं कुछ नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जैसे ही यह रिपोर्ट रिलीज हुई, बोइंग कंपनी के शेयर अचानक उछल गए और वो भी 1 साल के सबसे ऊंचे स्तर तक। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और, ये तो आप खुद तय कीजिए। रिपोर्ट्स का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इसके मुताबिक क्रैश के लिए कंपनी या तकनीकी खामी को नहीं, बल्कि पायलट्स की निर्णय क्षमता को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब यहाँ पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या यह निष्कर्ष निष्पक्ष है या फिर उन पायलट्स को दोष देना आसान था क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और अपना पक्ष नहीं रख सकते? क्या यह रिपोर्ट एक तरह से कंपनियों को बचाने की कवायद है या फिर वाकई जांच में यही सच सामने आया है? आइए इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि हादसे वाले दिन दरअसल हुआ क्या था। मिनट दर मिनट 12 जून सुबह 11:17 दिल्ली से एक निर्धारित फ्लाइट अहमदाबाद पहुंचती है। विमान को पे नंबर 34 पर पार्क किया जाता है। इस समय फ्लाइट क्रू की ओर से मेंटेनेंस टीम को एक शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में दर्ज है, फ्लाइट से कुछ घंटे पहले एक अहम तकनीकी शिकायत दर्ज की गई थी। इस शिकायत को एयरलाइनों की भाषा में पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। एक ऐसा दस्तावेज जो टेक लॉग में लिखा जाता है जब पायलट को किसी सिस्टम में गड़बड़ी महसूस होती है। शिकायत में जो लिखा था वो था स्टेप पॉस XDCR। यह एक टेक्निकल कोड है, मतलब स्टेब यानी स्टेबलाइजर, विमान का पिछला हिस्सा जो उड़ने के दौरान संतुलन बनाए रखता है। पॉज यानी पोजीशन, उसकी स्थिति, और XDCR का मतलब है ट्रांसड्यूसर, यानी वह सेंसर जो इस स्थिति को मापता है। इसका मतलब साफ था कि स्टेबलाइजर पोजीशन सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था। एयर इंडिया के नियमों के मुताबिक इस तरह की शिकायत मिलने पर ड्यूटी इंजीनियर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। शिकायत जांची गई, दुरुस्त की गई और 12:10 में विमान को अगली उड़ान के लिए एयरवर्दी घोषित कर दिया गया। अब आते हैं उस दिन के पायलट्स पर। दोनों पायलट्स मुंबई वेस्ट थे और एक रात पहले ही अहमदाबाद पहुंचे थे, यानी उन्हें जरूरी आराम मिला था, जिसे एविएशन की भाषा में कहते हैं एडक्वेट क्रू रेस्ट। इस फ्लाइट में को पायलट उड़ान नियंत्रित कर रहे थे, यानी वे थे फ्लाइट फ्लाइंग, जबकि कैप्टन सिस्टम और कम्युनिकेशन मॉनिटर कर रहे थे, यानी वे थे पायलट मॉनिटरिंग। यानी जिम्मेदारियां तय थी और सब कुछ नॉर्मल था। उड़ान से पहले 11:55 में दोनों पायलट्स ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था। रिपोर्ट में स्पष्ट है, ना तो किसी के शरीर में शराब थी, ना कोई दवाई का असर। वहीं CCTV फुटेज बताता है 12:35 में दोनों पायलट गेट पर मौजूद थे, बिल्कुल सही समय पर। अब बात करते हैं विमान के वजन की। उड़ान से पहले फ्यूल का वजन था 54,200 किलोग्राम और पूरे विमान का टेक ऑफ वेट था लगभग 2,13,000 किलोग्राम, जबकि अधिकतम सीमा थी 2,14,000 किलोग्राम के भीतर। यानी टेक्निकली ना कोई ओवरवेट था, ना कोई सेफ्टी सिस्टम टूटा था। फिर क्या हुआ? जो हुआ यही है वो सवाल जो इस रिपोर्ट के बाद भी खुला रह गया है। अब जो नई प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें पूरी घटना की सटीक टाइमलाइन दी गई है। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने टाइमिंग्स बताई थी, लेकिन वो टाइमिंग्स आई विटनेस CCTV फुटेज और अखबारों की रिपोर्ट्स पर आधारित थी, जबकि ये नई रिपोर्ट आधिकारिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स एनालिसिस पर आधारित है। तो आइए अब एक सेकंड की सटीक टाइमलाइन समझते हैं। इस प्लेन ने टेक ऑफ किया दोपहर 1:38 और 39वें सेकंड पर। पिछले वीडियो में मैंने 1:38 44 सेकंड बताया था, लेकिन असल में टेक ऑफ 5 सेकंड पहले हुआ था। टेक ऑफ के ठीक 3 सेकंड बाद यानी 1:38 42 सेकंड पर प्लेन ने अपनी मैक्सिमम स्पीड हासिल की 1180 नॉट्स और यहीं से शुरू होती है पूरी ट्रेजेडी। इस स्पीड को हासिल करते ही कुछ ऐसा होता है जो किसी भी फ्लाइट के लिए एक बेहद खतरनाक होता है। प्लेन के दोनों इंजन खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि इंजन 1 और इंजन 2 दोनों को फ्यूल कट ऑफ स्विच से अचानक रन मोड से कट ऑफ मोड में अचानक चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई अचानक बंद हो जाती है और जैसे ही फ्यूल सप्लाई बंद होती है इंजन तुरंत बंद हो जाता है। अब जरा गौर कीजिए, ये दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हुए, बल्कि 1 सेकंड के अंतर से। पहले एक इंजन बंद हुआ और ठीक 1 सेकंड बाद दूसरा इंजन भी शट डाउन हो गया और यही वो पल था जब आसमान में सब कुछ गलत होना शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये फ्यूल कट ऑफ स्विचेस खुद ब खुद कैसे ट्रिगर हो गए।
क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? इन सवालों के जवाब अभी भी फाइनल रिपोर्ट में आने बाकी है, लेकिन ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दिखा रही है कि ये हादसा शुरू हुआ सिर्फ 6 सेकंड के भीतर। वो प्लेन एयरपोर्ट की दीवार से टकराता उससे पहले ही हवा में लहराने लगा था, यानी गिरना टेक ऑफ से कुछ सेकंड पहले ही शुरू हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही ये दोनों इंजन फेल हुए, वैसे ही रैट यानी रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। आपने पिछले वीडियो में सुना था कि ये सिस्टम इमरजेंसी पावर और हाइड्रोलिक कंट्रोल्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस बार रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया, रैट 1:38:47 पर एक्टिव हुआ और उसी समय उसने हाइड्रोलिक पावर सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, प्लेन उस वक्त बहुत नीचे था। इतनी कम ऊंचाई पर रैट की पावर नाकाफी साबित हुई। इसी बीच कॉकपिट में एक बेहद अहम बातचीत रिकॉर्ड हुई। एक पायलट पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरा जवाब देता है, आई डिड नॉट डू सो। मतलब सवाल ये था कि तुमने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया? और जवाब था, मैंने नहीं किया। पर रिपोर्ट यहीं रुक जाती है। न आगे की बातचीत बताई गई, न ये क्लियर किया गया कि ये सवाल किसने पूछा और जवाब किसने दिया। किसी पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद किया, या फिर गलती से दोनों स्विच दब गए, या फिर खुद फ्यूल स्विच में कोई डिजाइन खामी थी, या मेंटेनेंस में कोई लापरवाही। इन सवालों का जवाब फिलहाल अधूरा है। अब आइए इस क्रैश के टाइमलाइन को एक बार फिर से समझते हैं, लेकिन इस बार रिपोर्ट के डेटा पॉइंट्स के आधार पर बिल्कुल सटीक सेकंड बाय सेकंड। प्लेन क्रैश आखिरी 20 सेकंड की सच्चाई। लगभग 10 सेकंड तक दोनों इंजनों को ईंधन नहीं मिला, लेकिन 1:08:52 पर पायलट्स पहले इंजन का फ्यूल कंट्रोल स्विच फिर से ऑन कर देते हैं। फिर 4 सेकंड बाद 1:08:56 पर दूसरा इंजन भी ऑन कर दिया जाता है। इससे दोनों इंजनों को दोबारा फ्यूल मिलने लगता है और कुछ ही पलों में पहला इंजन रिकवर कर जाता है, लेकिन दूसरा इंजन बार बार फ्यूल मिलने के बावजूद स्टार्ट नहीं होता। अब पायलट्स के पास समय बहुत कम बचा था, 1:09:05, यानी इसके ठीक 9 सेकंड बाद पायलट एटीसी से संपर्क करते हैं और 3 बार मेडे कॉल भेजते हैं। एटीसी बार बार जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि सिर्फ 6 सेकंड बाद 1:09:11 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। यही वह पल है जिसे जांचकर्ताओं ने प्लेन क्रैश का सटीक समय माना है। अब इस हादसे को लेकर एक विवादास्पद थ्योरी भी सामने आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह हादसा महज एक तकनीकी फेलियर नहीं था, बल्कि शायद इसे जानबूझकर अंजाम दिया गया। थ्योरी ये कहती है कि शायद क्रू में से कोई एक पायलट किसी व्यक्तिगत तनाव, मेंटल हेल्थ इशू या आत्मघाती विचारों से जूझ रहा था और उसी ने फ्यूल कंट्रोल को खुद रन से कट ऑफ पर डाला जानबूझकर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से साफ हो चुका है कि वो फ्यूल कट ऑफ स्विच किसी तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि इंसानी हाथों से बदला गया था। अब ये हाथ किसके थे और क्यों? इसका जवाब सिर्फ वही 2 इंसान जानते थे जो उस समय कॉकपिट में थे, और उनमें से अब कोई बोल नहीं सकता। अगर ये थ्योरी सच है तो यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, बल्कि 100 से ज़्यादा मासूम लोगों की सोची समझी हत्या थी। इन सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, हर सेकंड की कीमत होती है और इस हादसे में 20 सेकंड ने सब कुछ बदल दिया। कुछ लोग कहते हैं इस क्रैश का सबसे बड़ा सबूत खुद कॉकपिट में हुई बातचीत में छिपा है। इंजन बंद होने के बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं पूछा क्या हुआ या इंजन अचानक बंद कैसे हो गया। उसने सीधे सवाल किया, तुमने फ्यूल कट क्यों किया? यही लाइन कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा सबूत मानी गई है कि शायद फ्यूल सप्लाई जानबूझकर बंद की गई थी। लॉजिक ये दिया जाता है कि अगर ये कोई टेक्निकल फॉल्ट होता या गलती से स्विच मूव हो गया होता तो सवाल कुछ और होता, व्हाट जस्ट हैपेंड या हाउ डिड दैट हैपन। लेकिन जब आप सामने वाले से पूछते हो तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको लगता है ये उस इंसान की मंशा से हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ एक सवाल किसी इंसान की नीयत साबित कर देता है? यहाँ पर एक और अहम बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। दूसरे पायलट ने तुरंत जवाब दिया, आई डिडंट डू इट, यानी उसने इस बात से इनकार किया कि उसने फ्यूल कट किया। अब इस पर 2 तरह की थ्योरी बनाई जाती है। पहली थ्योरी, हो सकता है ये एक मेंटल हेल्थ से जूझ रहा पायलट था जो जानबूझकर फ्यूल कट कर रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने ऊपर से ब्लेम हटाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी थ्योरी जो ज़्यादा तार्किक लगती है, अगर कोई इंसान सच में आत्महत्या की सोच रहा होता है तो वो अंतिम पलों में इस हरकत को नकारने की कोशिश क्यों करेगा? और सबसे अहम बात, अगर उसकी मंशा प्लेन को क्रैश करने की थी तो फिर बाद में दोनों फ्यूल स्विचेस को वापस ऑन क्यों किया गया?
यही वजह है कि कई एक्सपर्ट सिर्फ एक लाइन को इतना बड़ा सबूत मानने को तैयार नहीं है। वो मानते हैं टेक्निकल एविडेंस, सिस्टम लॉग्स और इंजनों की रिस्पांस हिस्ट्री। इन सब से मिलकर ही सच्चाई सामने आएगी, ना कि सिर्फ एक सवाल से। इस हादसे के बाद सबसे पहले सवाल पायलट्स पर ही उठता है, क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? लेकिन जब हम उनके रिकॉर्ड्स देखते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। जिस विमान का यह हादसा हुआ उसके कैप्टन एक बेहद अनुभवी पायलट थे। उनके पास 15,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था, यानी एयरलाइनों में ऐसे अनुभव रखने वाले पायलट्स को सीनियर मोस्ट माना जाता है। वहीं उनके साथ फ्लाइट में मौजूद को पायलट के पास भी 34 घंटे से अधिक का अनुभव था, जो कि किसी भी युवा कमर्शियल पायलट के लिए एक मजबूत रिकॉर्ड है। अब सवाल आता है मानसिक स्थिति का। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट्स का मेडिकल और मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लीन था। कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं था, कोई तनाव या किसी तरह की परेशानी की रिपोर्ट नहीं। इतना ही नहीं, कैप्टन तो अपनी रिटायरमेंट की योजना बना रहे थे। क्या कोई इंसान जो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका हो खुद से ऐसे कदम क्यों उठाएगा? इसके अलावा फ्लाइट से ठीक पहले दोनों पायलट ने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी पास किया था, यानी शराब या नशे में होने का सवाल ही नहीं उठता। अब एक और बेहद अहम बिंदु, जब दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद हुई उसके महज 10 सेकंड के भीतर दोनों पायलट्स ने फ्यूल स्विचेस को दोबारा ऑन कर दिया। यह साफ इशारा करता है कि पायलट्स विमान को उड़ाना चाहते थे, ना कि गिराना। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी बात, क्या ये स्विचेस वाकई पायलट्स ने खुद से बंद किए थे? रिपोर्ट में भी कहीं भी यह साफ तौर पर नहीं लिखा गया कि पायलट्स ने स्विचेस मैन्युअली ऑफ किए। यह एक इंसेप्शन है और इस इंसेप्शन के पीछे ठोस लॉजिकल आधार है, जिन पर हम वीडियो के अगले हिस्से में विस्तार से बात करेंगे। फिर सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि पायलट्स का गलती से हाथ लग गया हो और स्विच ऑफ हो गया हो? इसका जवाब है लगभग नामुमकिन। क्यों? क्योंकि यह स्विच कोई आसान सा बटन नहीं है जिसे हल्की टच से दबा दिया जाए। यह एक मैकेनिकल सेफ्टी सिस्टम से जुड़ा हुआ कंट्रोल होता है। ऐसा स्विच किसी गलती से या झटके से ऑफ हो जाए, इसकी संभावना तकनीकी रूप से ना के बराबर है। इसका मतलब साफ है, अगर स्विच बंद हुए तो या तो बहुत सोच समझकर बंद किए गए या किसी और वजह से। और यही है इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री पॉइंट। ये कोई आम ऑन ऑफ स्विच नहीं है। इन स्विचेस में एक स्टाफ लॉक मैकेनिज्म होता है, यानी अगर आपको इन्हें ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन करना हो तो ये सिर्फ एक सीधी मूवमेंट से नहीं होगा। पहले स्विच को ऊपर खींचना होता है, फिर नीचे लाना पड़ता है। मतलब अगर गलती से हाथ भी लग जाए तो भी ये स्विच अपने आप नहीं बदल सकते। और यहाँ बात सिर्फ एक स्विच की नहीं हो रही, दो अलग अलग स्विच, दोनों पर एक के बाद एक एक्शन। अब सोचिए कितना असंभव है कि कोई गलती से दोनों स्विचेस को खींचे, ऊपर ले जाए, फिर नीचे लाए, और वो भी प्लेन के क्रूज फेज में। ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंटरनेशनल एक्शन हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या फ्लाइट के दौरान कभी इन स्विचेस को ऑफ किया जा सकता है? नियम साफ है, पायलट्स को सख्त निर्देश होते हैं। इन स्विचेस को केवल तब छेड़ना है जब प्लेन जमीन पर हो, टेक ऑफ से पहले इंजन स्टार्ट करने के लिए या लैंडिंग के बाद इंजन शट डाउन करने के लिए। उड़ान के दौरान ये स्विचेस हमेशा ऑन रहते हैं। हाँ, कुछ खास स्थितियाँ होती हैं जब इन्हें बंद किया जाता है, जैसे अगर किसी इंजन में खराबी आ जाए, ओवर हीटिंग हो या फायर का खतरा हो। ऐसे में पायलट फ्यूल सप्लाई बंद कर देता है ताकि आग न लगे, या फिर कई बार पायलट इसे एक तरह से रीस्टार्ट प्रोसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, इंजन को बंद करके दोबारा चालू करना। लेकिन ये भी ऐसे नहीं होता कि कोई भी कभी भी स्विच दबा दे। हर स्टेप का एक प्रोसेस प्रोटोकॉल होता है। पायलट्स आपस में चर्चा करते हैं, प्लेन को पहले एक सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाया जाता है, फिर तय किया जाता है कि इंजन को बंद करना है या नहीं। तो जब दोनों इंजन के फ्यूल स्विच एक के बाद एक बंद होते हैं, बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल, बिना किसी फायर अलार्म, तो ये सवाल उठता है, ये टेक्निकल फेलियर था या किसी इंसान का फैसला? टेक ऑफ के ठीक बाद फ्यूल स्विच ऑफ, ये होता नहीं है। कोई भी पायलट चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, यहाँ तक कि इंजन में आग लग जाए, टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल सप्लाई को बंद नहीं करता। तो अब सवाल उठता है, अगर जानबूझकर नहीं किया गया और गलती से भी नहीं हुआ तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ सीनियर एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और थ्योरी हो सकती है। क्या हो अगर स्विच ऑन ही हो लेकिन सिस्टम उसे गलती से ऑफ दिखा रहा हो, यानी फ्यूल कट नहीं हुआ हो, लेकिन कॉकपिट में डिस्प्ले में बताता हो कि कट हो गया है। ऐसे हालात थ्योरेटिकली पॉसिबल है, खासकर जब सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिक ग्लिच या सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन हो जाए। अब ये कोई हवा में उड़ती बात नहीं है, इससे जुड़ा है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट,
17 दिसंबर 2018 को अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था। इस बुलेटिन में चेतावनी दी गई थी कि कुछ बोइंग एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का लॉकिंग फीचर डिसएंगेज पाया गया है। मतलब इन स्विचेस को, जो आमतौर पर सेफ्टी लॉक के साथ आते हैं, सिर्फ छूने से भी मोड बदल सकता है, वरना आमतौर पर इनका मोड तभी चेंज होता है जब आप उन्हें ऊपर खींचकर नीचे करें। उस बुलेटिन में बोइंग 787 का जिक्र साफ तौर पर था, ठीक वही मॉडल जो एयर इंडिया की इस फ्लाइट में इस्तेमाल हुआ। तो क्या यही तकनीकी खामी इस हादसे की वजह बनी? FAA ने इसे एक संभावित रिस्क माना था और रिपोर्ट में इस इशू को मेंशन भी किया गया है। बेशक ऐसा होना रेयर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब जब सारी थ्योरी धीरे धीरे क्लियर हो रही है, असली सवाल फिर वही है, इस फ्लाइट में स्विच किसने बंद किया, या किया भी था या नहीं? क्या सिर्फ एक एडवाइजरी थी या एक छुपी हुई चेतावनी? सालों से उड़ानों की सेफ्टी को लेकर तमाम गाइडलाइंस और बुलेटिन जारी होते रहे हैं। इन्हीं में से एक था FAA का वो बुलेटिन जिसमें खास तौर पर प्लेन्स के ऑनर्स को फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने की सलाह दी गई थी। साफ तौर पर कहा गया था, देखें कि क्या बिना पुल किए मोड चेंज हो रहा है, अगर हाँ तो तुरंत इन स्विचेस को बदल दें। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि FAA ने इसे एक अनिवार्य आदेश नहीं बल्कि एडवाइजरी के तौर पर जारी किया था, और यही वो तकनीकी गुंजाइश है जिसका इस्तेमाल एयर इंडिया ने किया। अब एयर इंडिया का कहना है कि चूंकि ये एक एडवाइजरी थी, कोई बाध्यता नहीं थी इस इंस्पेक्शन को करने की। अब सवाल यह उठता है, क्या इस एडवाइजरी को नज़रअंदाज करना उस प्लेन क्रैश का एक संभावित कारण बन सकता है? हम जानते हैं कि क्रैश हुए विमान में 2019 और 2023 में 2 बार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल बदला गया था, जिसमें यही फ्यूल कट ऑफ स्विच शामिल होता है। लेकिन जांच एजेंसियों की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इन रिप्लेसमेंट का सीधे स्विचेस से कोई संबंध नहीं था। तो फिर असली वजह क्या थी? इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस एक चीज की हो रही है वो है पायलट्स की आपसी बातचीत। ब्लैक बॉक्स से मिली बातचीत में सिर्फ एक लाइन सार्वजनिक की गई है। एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? यही एक लाइन सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में वायरल हो रही है और इसी के दम पर पायलट्स पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, बाकी की बातचीत कहाँ है? क्या इसके आगे कोई और डिस्कशन नहीं हुआ? क्या कुछ और तकनीकी समस्या सामने आई थी? क्या कोई सिस्टम फेलियर हुआ था? इन सवालों के जवाब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास हैं। अब सवाल ये उठता है, क्यों नहीं जारी की जा रही ब्लैक बॉक्स की पूरी रिकॉर्डिंग? क्या इसलिए ताकि पूरी जिम्मेदारी पायलट्स पर डाल दी जाए? एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट की टोन पायलट एरर की तरफ बायस्ड है। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना में इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के पूर्व महानिदेशक एयर मार्शल संजीव कपूर ने भी इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जब तक ब्लैक बॉक्स की पूरी बातचीत सार्वजनिक नहीं होती, तब तक किसी को दोष देना जल्दबाजी होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्या FAA की एडवाइजरी को नज़रअंदाज करना एक छोटी सी चूक थी या कोई बड़ी लापरवाही? और अगर ब्लैक बॉक्स की सारी बातचीत मौजूद है तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है? इन सवालों के जवाबों से तय होगा कि ये हादसा सिर्फ एक मानवीय भूल था, क्या ये एक तकनीकी चूक थी, एक पायलट की भूल, या फिर कोई ऐसी साइलेंस सिस्टम फेलियर जिसे सभी ने नज़रअंदाज कर दिया? एक बहुत ही अहम सवाल सामने आ रहा है, क्या टेक ऑफ के ठीक बाद कोई इंसान 1 सेकंड के अंदर बोइंग 787 जैसे प्लेन के दोनों फ्यूल स्विचेस को मैन्युअली ऑफ कर सकता है? इसी सवाल पर एक अनुभवी एविएशन एक्सपर्ट ने ट्विटर पर दुनिया के सबसे सीनियर 787 पायलट्स को एक चैलेंज दे डाला, अगर तुम 1 सेकंड में दोनों स्विच ऑफ कर सको तो साबित करो। उनका मानना है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही दोनों इंजनों का फेल होना महज एक एक्सीडेंट नहीं था, शायद यह एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट या फिर कोई ऐसा मैकेनिकल ट्रिगर था जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया। पायलट ने उस बेहद क्रिटिकल टाइम में इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक ऐसी चूक जिसे समय रहते पकड़ा जा सकता था? फिलहाल जो रिपोर्ट सामने है वो सिर्फ एक प्रारंभिक रिपोर्ट है। किसी भी एयर क्रैश के 30 दिन के भीतर एक शुरुआती रिपोर्ट पब्लिश करना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया के तहत 12 जून को हुआ यह हादसा 11 जुलाई की रात को भारत के संबंधित जांच ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट के रूप में सार्वजनिक किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी रिपोर्ट्स का मकसद दोष तय करना नहीं होता, बल्कि घटना की शुरुआती टाइमलाइन और घटनाक्रम को समझाना होता है। असली जवाब मिलते हैं फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट में, जो इस केस में शायद अगले 1 साल के अंदर आए। लेकिन बड़ा सवाल है,
क्या इस फाइनल रिपोर्ट में पायलट्स के बीच की वो आखिरी बातचीत पब्लिक की जाएगी? क्या हमें सच बताया जाएगा, भले ही वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो? इतिहास बताता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। मार्च 2022 की बात करें, जब चीन में एक बोइंग 737 रहस्यमयी तरीके से क्रैश हो गया था। वो प्लेन हवा में एकदम सीधा नीचे गिरा, एक वर्टिकल प्लंज। ऐसा किसी नॉर्मल एयरक्राफ्ट में नहीं होता। पूरा क्रू मेंबर और सारे पैसेंजर्स मारे गए। लोगों को लगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन हुआ क्या? 3 साल बाद भी चीन की सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर फाइनल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया। जनता को यह अब तक नहीं पता कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या भारत की जनता को भी इसी तरह अधूरी कहानी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, कि इस बार फाइनल रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी डिटेल्स नहीं बल्कि सच की पूरी तस्वीर जनता के सामने रखे। क्योंकि हर जवाबदेही वहीं से शुरू होती है जहां से सच छिपाया नहीं जाता, बताया जाता है।